हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज को आपको पता होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले क्योंकि हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़े हैं उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आपने फैक्टर्स इफेक्टिंग द इंडियस क्लाइमेट के अंतर्गत आपने ये पढ़ लिया है, हाउ एल्टीट्यूड affect the India's climate, how latitude affect the India's climate। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ एयर प्रेशर एंड विंड affect the India's climate। भारत की जलवायु को जो है वो वायु दाब और पवनें किस तरीके से प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है। इससे पहले आप सभी लोग जो है वो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बाद में अब आप जो क्लाइमेटिक कंट्रोल जो आपने पढ़ा था वो ओवरऑल था। ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड का था कि जो है कहीं पर भी अगर जो क्लाइमेटिक कोई भी फिनोमिना है उसको इफेक्ट करने वाले जो कंट्रोल्स थे, ठीक है, जो नियंत्रक थे, उनको आपने पढ़ा था। इसमें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, जिसमें आप एल्टीट्यूड लेटीट्यूड पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एयर प्रेशर और विंड्स पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसको आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा और बहुत ही आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन ध्यान आपको देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि इंडिया की जो वेदर कंडीशन है, इंडिया की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, इस इंडिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को आपको समझना होगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, इसको भी समझना होगा। अगर आप जो है देखेंगे तो आप पाएंगे कि द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द वेदर कंडीशन of the following atmospheric condition। ठीक है, the weather condition of the India is associated with the following atmospheric conditions। Number 1, the pressure and surface winds। Second, the upper air circulation। Third, the western cyclonic disturbance and the tropical cyclones। तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, ठीक है, सरफेस विंड्स आप समझ रहे हैं ना, हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि आप जो है सरफेस विंड्स क्या है। सरफेस विंड्स का मतलब यहाँ पर अगर ये मान लेते हैं अर्थ की सरफेस है, ठीक है, तो ये इसकी सतह पर चलने वाली जो पवनें होती हैं वो सरफेस विंड कहलाती हैं। ठीक है, और जो ऊपर की दिशा में बहती हैं ये अपर एयर सर्कुलेशन होती है, जेट स्ट्रीम जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। समझ आपको जो है क्लियर होनी चाहिए कि ये सरफेस विंड है क्या। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे, आपने इससे पहले भी देखा था कि एयर क्या होता है कि यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट होता है और लो प्रेशर का बेल्ट होने के कारण ये एयर जो है ये ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर की तरफ उठने के बाद में क्या होती है कि अपने नॉर्थ और साउथ में डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, डाइवर्ट होने के बाद में क्या होता है कि ये हवा जब जो है हाई ट्रॉपिकल रीजन में आती है, अधिक ऊंचाई पर पहुंचती है, उसके बाद में ये सबसीड होती है। ठीक है, ये हवाएं सब ट्रॉपिकल रीजन में सबसीड होती हैं। तो ये जो है आपका ये अपर एयर सर्कुलेशन है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ बह रही है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में हाई प्रेशर से, अब ये क्योंकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ सबसीड हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर जगह खाली हो रही है, इसका स्थान भरने के लिए ये सब ट्रॉपिकल रीजन से हवाएं जो है फिर से इस लो प्रेशर की तरफ बढ़ रही हैं। इसका स्थान भरने के लिए ये सब ट्रॉपिकल रीजन से हवाएं इस तरफ बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर ये विंड्स जो है ये सरफेस पे बह रही हैं। ठीक है, ये सब तो इनको सरफेस विंड्स कहा गया है। अब हम ये देखेंगे कि ये सरफेस विंड्स जो है वो इंडिया के क्लाइमेट को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने में इनका क्या प्रमुख योगदान है। ठीक है, भारत के साथ में जो है कुछ विशेष सिचुएशन देखने को मिलती है, कुछ विशेष कंडीशन देखने को मिलती है। क्या होता है कि भारत ऐसे क्षेत्र में स्थित है, ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। आपको पता है ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में है, ठीक है, और जो आपका मेन मेरिडियन है उसके ईस्ट में है, इसके कारण इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। और क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका हिमालय के नॉर्थ का जो पोर्शन है, ये जो भाग है, ठीक है, इस भाग में
इस भाग में क्या होता है कि आपका सेंट्रल एशिया की तरफ से आने वाली ये नॉर्थ ईस्टर्ली जो पौने हैं, इन नॉर्थ ईस्टर्ली पौनों का जो है वो चलना होता है। ठीक है, अब ये नॉर्थ ईस्टर्ली पौने जो है इस तरफ चलती हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर का बेल्ट जो है क्रिएट होता है और ऊपर जो है आपका हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इससे तो यही पता चलता है कि भारत जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के जोन में स्थित है। लेकिन ड्यू टू द कोरियालिस फोर्स के कारण क्या हो जाता है, ये विंड्स जो है वो डाइवर्ट हो जाती हैं किस तरफ, ओशियंस की तरफ, यहाँ पर जहां पर लो प्रेशर का बेल्ट रहता है। ठीक है, इस तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं और ये जो है साउथ के डायरेक्शन में बहने लगती हैं। अब आपको ऐसा लगता होगा कि भारत जो अगर जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स की तरफ से, नॉर्थ ईस्टर्ली तो आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आपको डायरेक्शन हमने बता दिया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो यहां पर ये जो डायरेक्शन आपके मन में ये हो रहा होगा, ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन इनका क्यों है। ठीक है, तो जो भी हमने बताया कि ये ड्यू टू द कोरियालिस फोर्स, ये एकदम से सीधे पौने नहीं चलती हैं कि ये हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से जो है वो इक्वेटर की तरफ एकदम से सीधे चलती हो पौने, एकदम से सीधे नहीं होती हैं। कोरियालिस फोर्स के कारण क्या होता है कि ये हवाएं जो है वो अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में घूम जाती है। मैं आपको अभी बताऊंगा कोरियालिस फोर्स क्या है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, हमने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो है जो आती हैं, ये बहुत ही कम, बहुत लो मॉइस्चर होता है इनके पास में, ये ड्राई रीजन से होकर के बहती हैं। तो ड्राई रीजन के ऊपर से होकर के बहने के कारण क्या होता है, इनके पास में नमी बहुत कम होती है। तो जब ये सब कॉन्टिनेंट में प्रवेश करती तो क्या होता है, या तो बहुत ही ज्यादा कम वर्षा होती या फिर इस पूरे क्षेत्र को एरिड कर देती। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सोचने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप बात करेंगे भारत की, तो भारत जो है वहां पर ये यूनिक वेदर कंडीशन का लाभ उठाता है। ये यूनिक वेदर कंडीशन क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि कोरियालिस फोर्स क्या है। ठीक है, कोरियालिस फोर्स, अगर आप इसके डेफिनेशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एन अपेरेंट फोर्स काज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि एक ऐसा बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन। ओके, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू दैट यू कमेंट दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, आप थोड़ा सा हमको ये कमेंट करके नीचे बताइएगा। क्लियर? ठीक है, कि किस दिशा से किस दिशा की तरफ अर्थ जो है वो घूमती है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में ये घूमती है। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है और में घूमना है। आप देख रहे हैं इक्वेटर का जो ये रीजन है, यहां पर जो है रेडियस सबसे ज्यादा है। ठीक है, और पोलर रीजन में जो है वो सबसे कम है। तो इस कारण से जो है, जो एक आभासी बल उत्पन्न होता है, उस बल के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ध्यान दीजिए यहां पर क्या है कि द कोरियालिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्टिंग विंड टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि ये विंड्स अपने राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जबकि इसका जस्ट अपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द फेरेल्स लॉ। इसको फेरेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, कोरियालिस फोर्स क्या है या फेरेल्स लॉ क्या है। क्या होता है, अर्थ के रोटेशन के कारण, ठीक है, उत्पन्न हुआ एक ऐसा बल है जिसके कारण क्या होता है, उत्तरी ध्रुव में, है ना, सॉरी उत्तरी हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो आप समझ रहे हैं ना, ये इक्वेटर से ऊपर का नॉर्थ का जो पूरा भाग है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, और इक्वेटर से साउथ का ये जो पूरा भाग है ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इसको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या हो जाती है, ये अपने राइट साइड में टर्न हो जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट साइड में टर्न हो जाती है। ठीक है, अच्छा, हमने बात किया था
कि भारत जो है इन साउथ ईस्टर्ली विंड्स के नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के कारण जो है बहुत ही कम रेन क्यों नहीं प्राप्त करता है, एरिड जोन के अंतर्गत क्यों नहीं आता है। हमने आपको बताया था कि इंडिया एक्सपीरियंस यूनिक वेदर कंडीशन, किस तरीके से वो यूनिक वेदर कंडीशन का जो है लाभ उठाता है, या भारत का जो विंड कंडीशन है भारत में वो यूनिक किस तरीके से है। क्या होता है विंटर के दौरान, सबसे पहले विंटर्स का हम समझ लेते हैं, ठीक है। विंटर्स के दौरान क्या होता है, ये जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय के नॉर्थ में क्या होता है, यहां पर हाई प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर का बेल्ट, विंटर्स की बात है ये, ठीक है। और जनरली जो है इसी तरह की कंडीशन रहती है, ये हाई प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो जाता है। आप देखिए सब ट्रॉपिकल में यही है ना। आप अभी यही बात कर रहे थे हम कि जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चलती है, उत्तर पूरब की तरफ से चलती है ये विंड, तो यहाँ पर ये हाई प्रेशर का जो बेल्ट क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण इन हवाओं की दिशा जो है इस तरीके से होती है। जबकि यही बता रहा था मैं आपको, लो प्रेशर का बेल्ट जो है वो ओशन की तरफ, सदर्न ओशन की तरफ क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई द विंड्स मूव्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है वो चलती हैं। भारत में भी कुछ यही स्थिति होती है, और इसी के कारण क्या है, सर्दियों में कुछ एक स्थानों पर रेन होती है, जिसको हम आगे चल करके चर्चा करेंगे, ठीक है। ये विंटर की सिचुएशन है, आप जब रिवर्सल ऑफ मॉनसून पढ़ेंगे उसमें हम ये सारी बातें आपको बताएंगे। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यूनिक वेदर कंडीशन का लाभ जो है वो भारत को मिलता है। ये विंटर्स की बात है बेटा, ये विंटर के दौरान या सर्दियों के दौरान हाई प्रेशर हो जाता है, और हाई प्रेशर से जो ये ओशन के ऊपर लो प्रेशर का जो बेल्ट क्रिएट होता है, इस कारण से हवाएं जो है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। लेकिन समर में क्या होता है, समर में टोटल रिवर्सल ऑफ द विंड्स है ना, इन विंड्स का टोटली रिवर्सल हो जाता है। रिवर्सल क्यों हो जाता है कि ये जो एशिया का पार्ट है 30 डिग्री और इसके आसपास का क्षेत्र, ठीक है, इस 30 डिग्री और इसके आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाता है, लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है। अब आप पूछेंगे लो प्रेशर का एरिया क्यों क्रिएट हो जाता है, क्लास 6 में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि इस समय मार्च है ना से लेकर के और मई तक का जो समय होता है, इस समय तक सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और इसी के कारण से क्या होता है कि वो जोन जो यहां पर स्थित है लो प्रेशर का, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, आईटीसीजेड है ना। आईटीसीजेड का मतलब क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आपको समझ लेना जरूरी है, और साथ ही इन जोन्स को भी समझ लेना जरूरी है, ताकि आप अच्छे तरीके से जान सकें, ठीक है। ये जो है भारत को इस तरीके से डिफरेंट जो है वो जोन्स में डिवाइड किया गया है, जो आपका इक्वेटर और उसके आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है हीट रिसीव करता है, सन रेज रिसीव करता है, इसके कारण से ये लो प्रेशर का बेल्ट होता है, ठीक है। और यहां पर सब ट्रॉपिकल क्षेत्र से जो है वो दोनों तरफ से हवाएं आकर के यहां कन्वर्ज हो जाती हैं। इसी कारण से इसको आईटीसीजेड या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना जाता है। ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप जाएंगे 30 डिग्री के आसपास, तो 30 डिग्री के आसपास जाएंगे, आपको पता है कि 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री एंड हाफ साउथ तक का जो क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या हो जा रहा है, यहां पर सब ट्रॉपिक, अब 23.5 डिग्री से ऊपर जैसे जाएंगे आपका सब ट्रॉपिकल रीजन चालू हो जाता है, 23.5 डिग्री साउथ से नीचे जैसे आएंगे आपका सब ट्रॉपिकल रीजन चालू हो जाता है। तो ये जो बेल्ट है, ठीक है, 30 डिग्री के पास में, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर, यहां पर प्रेशर हाई होता है, ठीक है। और यही कारण है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं जो है वो
इक्वेटर की तरफ चल रही है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी इस सब ट्रॉपिकल रीजन से इक्वेटर की तरफ चल रही हैं। दोनों जगह पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हवाएं जो है वो अपने लेफ्ट में टर्न हो रही हैं और यहाँ पर ये हवाएं अपने राइट में फ्लो कर रही हैं, राइट में बह रही हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जब आप लगभग 60 डिग्री या 66 डिग्री उसके आसपास के क्षेत्र में पहुंचते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या है वो सब ट्रॉपिकल रीजन का बाउंड्री लाइन है ना, तो वहां पर सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट होता है। अब आप पूछेंगे कि जैसे आपने बताया था कि जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो है टेम्परेचर कम होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है तो प्रेशर भी निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा है, एक्चुअली ऐसा यहां पर इसलिए आपको दिखाई देता है क्योंकि इन कंपेरिजन टू द पोलर रीजन, ठीक है, ये पोलर रीजन के कंपेरिजन में यहां पर सब ट्रॉपिकल रीजन जो है वहां पर लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो जाता है। दैट्स व्हाई द विंड्स फ्लो फ्रॉम द पोलर रीजन टू द सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर एरिया और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर एरिया की तरफ। ठीक है, बिल्कुल सेम यही कंडीशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है। और नॉर्थ और साउथ में आप 90 डिग्री और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो पूरा पोलर रीजन का होता है, वहां पर हाई प्रेशर रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ लेना है। अच्छा, हर जगह पर जो है आप यही देख रहे हैं, ठीक है, कि जहां पर विंड जो है वो इक्वेटर की तरफ टर्न कर रही है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ और सॉरी राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट की तरफ ये टर्न हो जा रही है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझ लेना, और इसको आप समझ जाएंगे तो इंडियन क्लाइमेटिक फिनोमेना को बढ़िया तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम आपसे यही बात कर रहे थे कि क्या हो जा रहा है यहाँ पर जो है ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर संदेश जो है वो डायरेक्ट पड़ रही है, और जो ये बेल्ट है ना, ये शिफ्ट हो जा रहा है 30 डिग्री के आसपास। तो यानी कि आप समझ लीजिए ये डायरेक्ट हीट रिसीव करता है और यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो जाता है। और साउथ में क्या होता है, दक्षिण में क्या होता है, यहाँ पर जो हवाओं की दिशा, यहाँ दक्षिण में जो है वो हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है। ठीक है, अब हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है तो क्या होता है कि आपको पता ही है कि हमेशा जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे, आपको बताते हैं आपको क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर द इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये पूरा उत्तर पश्चिमी भारत में जो है वो लो प्रेशर का एरिया डेवलप हो जाता है। उसका परिणाम क्या होता है, दिस causes the complete reversal of the डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। ठीक है, कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है। जहां आप देख रहे थे सर्दियों में जो है वो कैसे चल रही है, नॉर्थ ईस्टर्ली चल रही है, यहाँ पर कंप्लीट जो है वो रिवर्सल हो जाता है। कंप्लीट रिवर्सल कैसा हो जाता है, ठीक है, विंड्स ड्यूरिंग द समर द एयर मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। ध्यान दीजिए, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में जो बह रही होती हैं, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन से जो बह रही होती हैं, क्या होता है, व्हेन दीज विंड्स क्रॉस द इक्वेटर, ठीक है, या आप जैसे ही ऊपर जाते हैं क्रॉसेस द इक्वेटर, जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ठीक है, आप देख रहे हैं इनकी डायरेक्शन किस तरह से हो जानी चाहिए, इनकी डायरेक्शन हो जाती है साउथ वेस्ट की। ठीक है, क्यों, ये हो जाता है कंप्लीट जो है चेंज। ठीक, जब ये विंड ये इस तरीके से फ्लो कर रही होती हैं, लेकिन जब ये क्रॉस करती हैं तो यहाँ पर इनका डायरेक्शन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस समय आईटीसीजेड यहाँ है। ठीक है, तो क्या आपको पता ही है कि जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं तो क्या हो जाता है, अपने राइट साइड में टर्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये अपने राइट साइड में टर्न हो जाती हैं और राइट साइड में टर्न होकर के जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ बहने लगती हैं। ठीक, अब ये इंडियन ओशन से होकर के गुजरती हैं, मेडागास्कर और उसके आसपास से ये जो है घूमती हैं और इंडियन ओशन के ऊपर से होकर के बहती हैं। तो ये जब वार्म इंडियन ओशन के ऊपर से होकर के बहती हैं तो क्या होता है, अपने साथ में ढेर सारा मॉइस्चर लेकर के चलते हैं, खूब नमी लेकर के चलती हैं। ठीक है, और वो जो नमी लेकर के आती हैं उस नमी के कारण क्या हो जाता है कि जब ये भारत में पहुंचती है तो यहाँ का जो एल्टीट्यूड है, यहाँ के जो पहाड़ियां हैं, उनसे टकरा करके अपने साथ में लाई हुई सारी नमी यहाँ पर छोड़ देती हैं। ठीक है, यू कैन से दैट इट कॉजेस रेनफॉल इन इंडिया, जो है पूरे भारतवर्ष
भारतवर्ष में जो है वर्षा का एक सबसे प्रमुख कारण है। इन्हीं को जो है वो मानसून विंड्स के या साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के नाम से जाना जाता है। यही जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन रहता है, लेकिन जब ये क्या होता है कि जब ये इक्वेटर क्रॉस करती है तो ये डायरेक्शन हो जाता है इनका, ठीक है, और ये हवाएं इस तरफ चलने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर के ये दो भागों में बढ़ जाती हैं, ठीक। एक जो है ये अरेबियन सी ब्रांच एंटर करती है कंट्री में, और दूसरी बे ऑफ बंगाल। इसको हम आगे और बताएंगे, जब मानसून आपको बताएंगे तो अच्छे से आपको और बताएंगे, ठीक है। ये इस तरह से एंटर करती है, यहाँ पर ये ऐसे चली जाती हैं और उसके बाद में ये इंडिया में एंटर करती हैं और पूरे भारतवर्ष में जो है वो वर्षा करती हैं। बात समझ में? दीज आर ऑल्सो नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड। इनको साउथ वेस्ट मानसून विंड के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल होता है ओवर द कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में आप कह सकते हैं कि भारत में जो है वो पूरे वर्षा का ये कारण होती हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई। आप ध्यान में रखिएगा कि इंडियन एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है, उस इंडियन एटमॉस्फेरिक को गवर्न करने वाली कंडीशन 3 है, प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जिसमें हमने अभी केवल इसकी चर्चा की है, ठीक है, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स की। अभी हम आपको नेक्स्ट में अपर एयर सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम वगैरह के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आपको नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक है। आप सारी चीजें बताएंगे आपको, बस खाली इसको ध्यान में रखना है। कोरियालिस फोर्स का जो इफेक्ट है वो विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि क्या होता है नॉर्थ में, आप बताइएगा हमको कमेंट में, ठीक है। साउथ में क्या होता है अर्थ के रोटेशन के कारण। हमने आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि अर्थ के रोटेशन की दिशा क्या है, ये भी आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद में भारत में जो है वो क्या कंडीशन होती है, ठीक है। समर को छोड़ करके पूरे वर्ष जो है हवाओं की दिशा क्या रहती है, नॉर्थ ईस्टर्ली रहती है। लेकिन भारत में जो है क्या होता है, समर के दौरान क्या 30 डिग्री और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो काफी गर्म होता है, लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर जो है साउथ वेस्ट से जो है वो हवाएं भारत की तरफ आकर्षित होती हैं, ठीक है, जो कि इंडियन ओशन से होकर के आती हैं और अपने साथ में नमी लाती हैं, यहाँ पर भारी वर्षा करती हैं, ठीक। तो इस तरीके से भारत में मॉनसून को लाने में, भारत में वर्षा करवाने में और भारत के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, ठीक है, पूरी तरीके से इन हवाओं का अपना योगदान होता है, ठीक है। अभी ये केवल एक पार्ट है, अभी जेट स्ट्रीम का भी आप योगदान पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको हम बताएंगे कि क्या है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और किस तरीके से जब बे ऑफ बंगाल और उसके आसपास जो है वो चक्रवात उठता है और वो भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच और हैव ए नाइस डे।